हियरिंग एड लगाना भले किसे पसंद होता है। मजबूरी में अगर लगाना पड़े तो लगता है कि काश ये देखने में थोड़ा बेहतर होता। किसी जमाने में चश्मों के बारे में भी ऐसा ही सोचा जाता था, लेकिन अब देखिए, चश्मे पहनना फैशन बन गया है। तो हो सकता है ना कि हियरिंग एड लगाने का भी फैशन चल पड़े। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। मैं हूं दीपक अरोड़ा और अभी हम जो है पश्चिमी बर्तलाव में हैं और अभी हम आप मेरे पीछे देख सकते हैं श्रवण हेयरिंग एंड स्पीच थेरेपी क्लिनिक पर। और हमारे साथ डॉक्टर अंकित अरोड़ा जी हैं। उनसे जानते हैं कि वे आज हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं दर्शकों को। आइए जानते हैं अंकित जी से। डॉक्टर साहब, आपका दैनिक रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच दीपक जी। डॉक्टर साहब, किस तरह से आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से आप जो ये स्पीच की और हेयरिंग की थेरेपी के लिए आप मरीजों को ट्रीट करते हैं, किस तरह से आप उनको ट्रीट करते हैं, जरा बताइए। नमस्ते रुड़की वासियों। बेसिकली यहाँ पे मैंने पहले भी आपके माध्यम से बतलाया है कि मैंने इसमें मास्टर्स विशेषज्ञता हासिल की है, स्पीच थेरेपी में भी और ऑडियोलॉजी में भी, सुनने की जांच एवं स्पीच थेरेपी, बोलने की थेरेपी में। तो उसमें जैसे मैं पहले भी बतला चुका हूँ कि इसमें हम स्पीच थेरेपी जब लेते हैं तो स्पीच थेरेपी में दो तरह की चीजें आती हैं। जैसे एक तो बच्चे आते हैं मेरे पास जो कम बोलते हैं, उम्र में कम बोलते हैं, टीवी ज्यादा देखते हैं, मोबाइल की ज्यादा शिकायत हो जाती है पेरेंट्स को, क्यों कहते हैं कि ये हमारी आवाज के ऊपर ध्यान नहीं देता है। उस प्रकार के बच्चे आते हैं। तो उस प्रकार के बच्चों को हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के सिम्टम्स बोलते हैं। उसको अगर हमने डिटेक्ट जल्दी कर लिया, डिटेक्ट का मतलब है हमें पता लग गया कि भाई इसमें ये गलती हो रही है बच्चों में, तो हम उसका उपचार अच्छा कर पाएंगे, हम उसकी थेरेपी अच्छे से दे पाएंगे। और दूसरी जो हमारे पास आती है, जो कंप्लेंट्स आती है बच्चों की या पेरेंट्स की, वो आती है हकलाता है उनका बच्चा या तुतलाता है, कोई कोई वर्ड्स में हकलाता है या कोई कोई वर्ड्स में तुतलाता है। तो उसकी भी हम स्पीच थेरेपी से उन बच्चों को ठीक करा जाता है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये रहेगा कि आपसे जिस तरह से आप उनको ट्रीटमेंट करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, तो किस प्रकार से करते हैं? उनको मेडिकल कोई टैबलेट्स वगैरह देकर करते हैं या उनको कोई मशीन वगैरह के माध्यम से करते हैं? स्पीच थेरेपी में ये रहता है कि उनको कोई टैबलेट नहीं दी जाती है, कोई कुछ प्रकार का ट्रीटमेंट टैबलेट से नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ स्पीच थेरेपी मतलब बोलने की थेरेपी दी जाती है। उनको तरह तरह के वर्ड सिखाए जाते हैं, तरह तरह के उनको ये कराया जाता है। तो उस प्रकार से हम इनको देते हैं स्पीच थेरेपी। और मेरे पास बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स के भी फीडबैक है कि उनको कैसा लगा हमारे क्लिनिक में आके, स्पीच थेरेपी से रिलेटेड आके। अच्छा, हम कई बार देखते हैं कि कई बच्चों को दूर से नहीं सुनाई देता, कईयों को बुजुर्गों को पास सुनाई देता, किसी को एक्सीडेंट में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को वैसी अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है, पैरालिसिस अटैक में प्रॉब्लम होती है। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? क्या होता है ना, जैसे कोई पैरालिसिस अटैक आ जाता है किसी पेशेंट को, स्ट्रोक आ जाता है, तो बहुत सारा रुड़की में ऐसी है कि लोग फिजियोथेरेपी की तरफ तो चले जाते हैं कि भाई बाजू नहीं चल रही है, हमारे पैर नहीं चल रहे हैं। स्पीच थेरेपी में लोग उसको नजरअंदाज करते हैं, जबान लड़खड़ाती है या फिर सोचने में नहीं आता, वर्ड नहीं आता वो समझ में, तो लेकिन उसकी भी स्पीच थेरेपी बेहद जरूरी होती है करानी पैरालिसिस अटैक के बाद। दूसरा जो पार्ट आता है, जैसे एक्सीडेंट होने के बाद कोई एक्सीडेंटल हो गया तो उसको कान में दिक्कत आई, कान में चोट लगी और कान एक तरह से डेड हो गया उनका, तो उसके उसके बाद मैं जांच करता हूं और पाता ये हूं कि उनकी नस जो है वो कमजोर हो चुकी है। अगर नस कमजोर हो चुकी है तो उसका एक ही इलाज होता है हियरिंग एड। हियरिंग एड मतलब कान की अच्छी वाली मशीन, जो डिजिटल मशीन बोलते हैं जिसको। तो डॉक्टर साहब, एक जानकारी और लेंगे, क्या इससे क्या माइंड मेमोरी जो होती है उस पर कुछ फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हियरिंग एड्स बिल्कुल भी माइंड मेमोरी, वो सेट इस प्रकार के किए जाते हैं, डिजिटली प्रोग्राम कैसे किए जाते हैं, कंप्यूटर से प्रोग्राम किए जाते हैं, जिसके ऊपर माइंड के ऊपर बिल्कुल इफेक्ट नहीं आता। उसका कंपनी से भी हमें सर्टिफिकेशन है कि भाई ये इस पे माइंड का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, एडिक्शन नहीं रहता है, वो सुनता है नॉर्मली जैसे हम पहले सुनते थे, बस। डॉक्टर साहब, एक जगह मैं आप देखता हूँ, कई जगह हम देखते हैं कि कई जगह ना क्लिनिक होते हैं, तो कई जगह लिखा होता है MBBS MD। तो इस प्रकार की इसकी भी कोई पढ़ाई रहती है क्या? इसका प्रकार का भी कुछ होता है कि क्या डिग्री रहती है इसकी? बिल्कुल रहती है। इसमें क्या होता है ना, दो प्रकार की डिग्रियां रहती है। एक रहती है बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, एक रहती है मास्टर्स इन ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। तो इसमें हमें जैसे मैंने आपको बताया MBBS MD जो डॉक्टर्स होते हैं उनको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मान्यता देती है। हम मेरे जैसे डॉक्टर्स को वो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया हमें मान्यता देती है। रिहैबिलिटेशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि हम अपने देश में किसी के भी क्षेत्र में कहीं पे भी क्लिनिक ओपन कर सकते हैं और अपनी जो सुविधा है, अपने जो हमारे पास जैसे मशीन्स है या फिर हम हियरिंग एड्स है या स्पीच थेरेपी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम देखते हैं कई जगह
कई इलाकों में कई जगह भी जिस तरह से मशीनें बेची जाती हाँ, हैं, हाँ। तो क्या अथॉरिटी रहती है उनको या नहीं? देखिए, अथॉरिटी तो एज सच नहीं होती है, लेकिन क्या होता है ना कि मैं हमेशा यही बोलता हूँ पेशेंट से कि जागरूक पेशेंट बनिए। जहां से भी आप मशीन लें या कहीं से भी आप स्पीच थेरेपी कराएं, उनके पास रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए। अगर वो नहीं रहता है तो वो जो क्लिनिक या जो भी वो कर रहा है वो मान्य नहीं है उस चीज का। तो ये मेरा मानना है। तो और दूसरा एक क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि अब जो आप कुछ नया लाने जा रहे हैं रुड़की के जो शहरवासी हैं, बिल्कुल। उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं, जरा हमारे दर्शकों बिल्कुल को बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मेरा प्लान तो है कि मैं कुछ नया लाऊं, यहाँ पे स्पीच थेरेपी के अलावा भी कुछ और चीजें लाई जाए, लेकिन अभी जो सही समय मेरे को नहीं लगता अभी है, लेकिन डेफिनेटली वो इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर मैं कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ कि हम रुड़की में, मतलब लोगों को जैसे देहरादून या दिल्ली भागना पड़ता है वो चीजों के लिए, वो मैं रुड़की के क्षेत्र में ही उनको प्रोवाइड कराई जाए, हरिद्वार जिले के अंदर ही इनको प्रोवाइड कराई जाए। कहते हैं कि जिस तरह से हमने बच्चों की बात करी और हमने बुजुर्गों की बात करी, उनके लिए आपने उनको ट्रीटमेंट बताया, हम कई बार देखते हैं यंग के अंदर भी आजकल ये सुनने की और बोलने की जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, दर्शकों को बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है ना कि आजकल क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ ईयरफोन्स और हेडफोन्स हम लगा लेते हैं या फिर वो उसका लॉन्ग प्रोलॉन्ग यूज कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि अर्ली हियरिंग लॉस होने लग गया है। पहले जो लॉस होता था वो होता था 50 से 55 साल के बाद जाके, डायबिटिक लॉस हो जाता था, कोलेस्ट्रॉल से लॉस हो जाता है कानों में, या बीपी की टेबलेट चल रही है तो उससे लॉस होता है। लेकिन आज क्या देखा जा रहा है कि 30-35 साल की उम्र में भी वो लॉस स्टार्ट हो गया है, हियरिंग लॉस। तो उनके लिए क्या होता है, जैसे वो यंग है तो उनको कान की पीछे की मशीन दी जाए या फिर दिखने वाली दी जाए, वो कॉस्मेटिक अपीलिंग नहीं देता। तो इससे बेटर क्या होता है कि मेरे पास ऑप्शन रहता है इनविंसिबल हियरिंग एड देने का। मैंने दैनिक रुड़की के माध्यम से पिछली बार दिखाया था कि वो इनविंसिबल हियरिंग एड कैसा रहता है। वो कान का बहुत छोटा पीस रहता है जो कान के भीतर चला जाता है। उससे ना तो दिखने का प्रॉब्लम रहता है पेशेंट को, और ना कि उनको कुछ किसी तरह की प्रॉब्लम होती है उस चीज से। अच्छा दर्शकों, डॉक्टर साहब ने क्या बताया, यदि आपको भी हेयरिंग और स्पीच की इस प्रकार की कोई दिक्कत है तो अब आपको दिल्ली व देहरादून की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, आपको इसका इलाज रुड़की में ही मिल पाएगा। धन्यवाद। हेलो, ये मेरा बेटा है शौर्य, और इसको बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, ये अटकता था। मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छे हैं हेयर ऑयल स्पीच थेरेपी के लिए। प्लीज़ अगर आप लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग भी आइए।